दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए पहली शिफ्ट का पेपर यूपीपी का हो चुका है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सलूशन कराने वाले हैं। हमारे पास दोस्तों GWZ 2024 ये सीरीज है पेपर की, जिसके अंतर्गत पहले हिंदी का सलूशन कराएंगे। तो चलिए हिंदी के क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 58 से शुरू हो रहे हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। तो एक और अजगरही लख एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए, इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस कौन सा है? तो जैसा कि पंक्तियां पढ़ते समय ही प्रतीत हो रहा है कि अजगर जैसे सर्प की बात की गई है, तो यहाँ पर भयानक रस ही होगा। राइट ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। जो भी सब रस हैं सभी के स्थायी भाव आप लोग जरूर याद करके आएँ, जो भी आने वाली शिफ्ट हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो शब्दालंकार इनमें से श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार, ये तीनों जो कि शब्दालंकार हैं, लेकिन रूपक अलंकार ये अर्थालंकार होता है, ये शब्दालंकार नहीं है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? अंतस्थ, महाप्राण, अल्पप्राण या संयुक्त व्यंजन। तो जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसा कि आधी ता और रा मिलकर यहाँ पर त्रा बनता है, इस तरीके से संयुक्त व्यंजन, ये दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो एक नया व्यंजन मिलता है, उससे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो अगम का अर्थ होता है दुर्लभ और आगम का अर्थ होगा उत्पत्ति। राइट ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। कई सारे साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए टिक करके आए होंगे, क्योंकि यहाँ पर उत्पत्ति पहले दे दिया जो कि अर्थ होता है आगम का, और अगम पहले दिया था तो दुर्लभ पहले होगा, ना कि उत्पत्ति पहले होगा। तो राइट ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो शांत, गूंगा और चुप, ये तीनों जो कि मूक के पर्यायवाची या अनेकार्थक शब्द हैं, लेकिन विवश इसका नहीं है। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? अपनों से क्या छिपाना, यह मेरी निजी पुस्तक है, आज अपनापन कहाँ है, या आप भला तो जग भला, यानी कि स्वयं की बात हो रही है, तो निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं जो कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का पहला भाग है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के पहले विजेता कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी, विष्णु डे, हरिवंश राय बच्चन या सुमित्रा नंदन पंत। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जो कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के पहले विजेता थे। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो वयोवृद्ध, वया ये भी गलत होगा, वाया, या वयो वयम प्लस वृद्ध, यहाँ पर विसर्ग संधि है। राइट ऑप्शन डी होगा। वयोवृद्ध का ये सही संधि विच्छेद होगा जो डी ऑप्शन में है। अगला पूछा गया था प्रश्न, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? नंद किशोर आचार्य, रमेश कुंतल मेंग, रामदर्श मिश्र या काशीनाथ सिंह को। तो ये नंद किशोर आचार्य को 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, देश प्रेम में कौन सा समास होगा? तो इसका समास विग्रह करेंगे, हो जाएगा देश के लिए प्रेम, देश के लिए प्रेम, ये हो जाएगा। तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। राइट ऑप्शन नंबर डी है। जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ क्या है? सदैव कठोर वचन कहना, सर्वत्र अपनी वर्णता दिखाना, स्पष्टवादी होना या अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। तो जुबान पर लगाम ना होना इसका अर्थ है अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। राइट ऑप्शन डी है। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो पूछा था कौन सा नहीं है, तो इनमें सुधा, अमीय, सोम, ये तीनों जो कि अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन क्षीर यहाँ पर अमृत का नहीं है। तो राइट ऑप्शन डी होगा। कौन सा दंत नहीं है? तो वर्ण इनमें से कौन सा दंत नहीं है? तो दा, ता और धा, ये तीनों जो कि दंत वर्ण है, लेकिन टा नहीं है। करेक्ट ऑप्शन बी होगा इसका। मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? सामान्य भूतकाल का, पूर्ण भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है या फिर अपूर्ण भूतकाल है। तो मैंने आम खा लिया है, यानी कि खा लिया है क्रिया तुरंत हुई है,
तो आसन्न भूतकाल होगा। करेक्ट ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। किसी एक ही में आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अनन्य, अनिकेत, अनुत्तीर्ण या फिर अनुमोदन। तो किसी एक ही में आस्था रखने वाला, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनन्य। राइट ऑप्शन ए है। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं? शब्द हैं धमाका, लड़ाकू, उड़ाक या छिलका। तो प्रत्यय की बात हो रही है जो कि किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर धमाका, तो आकू, आकू नहीं होगा। अगर लड़ाकू पहले होता तो हो सकता था, या का भी नहीं होगा, आक भी नहीं होगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा धमाका में आक, आका प्रत्यय है, लड़ाकू में आकू प्रत्यय है, उड़ाक में आक प्रत्यय है और छिलका में का प्रत्यय है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। यह साहब ने कहा कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए, वे चाहें भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। तो ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी, डी भी गलत है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है कि मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई है। अगला प्रश्न, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। तो इनमें से सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो कि वर्षा और जनता है। राइट ऑप्शन ए है। राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? गोविंद भी नहीं होगा, लंकेश भी नहीं होगा, रघुवीर नहीं होगा, नरेंद्र राजा शब्द के लिए पर्यायवाची हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी है। निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। भारत में अनेक जातियां हैं। भारत में अनेकों जाति, ये भी भारत में अनेक जाति हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए शुद्ध वाक्य होगा कि भारत में अनेक जातियां हैं। विस्मय बोधक चिन्ह कौन सा है? तो विस्मय बोधक चिन्ह जो कि ऑप्शन नंबर बी में है ये, ठीक है। ये कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर सी में अल्पविराम है। अगली वाली शिफ्ट आप लोग ध्यान रखेंगे। ये कौन सा चिन्ह है? तो ये योजक चिन्ह है प्रयोग किया गया। और ये कौन सा चिन्ह है? तो ऑप्शन नंबर ए में विवरण चिन्ह है, विवरण चिन्ह है। ये सभी चिन्ह आप लोग ध्यान रखें, अगली शिफ्ट में इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगला पूछा गया था किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा है वह भी आ जाए, तुमने अच्छा किया जो आगे, यह स्थान बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर विशेषण के लिए ऑप्शन नंबर डी में अच्छा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? सुंदरदास, सदल मिश्र, उस्मान। प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लू लाल। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक क्या हो जाएगा? तो अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक हो जाएगा जो कि ना दोहराया हुआ, अनावर्त। राइट ऑप्शन सी है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें से रीति, क्षमा और घटना, ये तीनों जो कि स्त्रीलिंग शब्द हैं, लेकिन पुल्लिंग इसमें से क्षेत्र है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो तत्कालीन वर्तमान की बात नहीं हो रही है, सामान्य वर्तमान की भी नहीं हो रही, संदिग्ध वर्तमान की बात नहीं हो रही, संभावना की बात हो रही, संभाव्य वर्तमान काल। कि वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, संभाव्य वर्तमान है। राइट ऑप्शन डी है। अशोच अशौच शब्द युग्म का सही इसमें से शब्द क्या हो जाएगा? तो अशोच का क्या होता है? अशोच का होता है बिना सोच के, और अशौच का होता है अशुद्धि। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। आग लगने पर कुआं खोदना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? मुसीबत आने पर घबरा जाना, कुआं खोदकर पुण्य कमाना या जल्दी में कार्य करना। तो संकट के समय बचाव के लिए सोचना, ये अर्थ होगा आग लगने पर कुआं खोदना। इसका राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? स्थानापन्न, सुपाठ्य, सुप्सा या पाठ्य। तो जिसे सरलता से पढ़ा जा सके इसके लिए एक शब्द हो जाएगा सुपाठ्य। करेक्ट ऑप्शन सी है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो उपसर्ग इनमें से किस में नहीं है? प्रभाव, इसमें प्र उपसर्ग है, अप उपसर्ग है,
पर उपसर्ग है, लेकिन ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है। करेक्ट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विग्रह करना, विच्छेद करना, संक्षिप्त करना या फिर विस्तृत करना। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना, यानी कि छोटा करना। तो करेक्ट ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। अब आगे गद्यांश दिया गया है। 94 से लेकर 90 से लेकर 94 तक के जो प्रश्न हैं वो गद्यांश से करने हैं। तो सबसे पहले ध्यानपूर्वक आपने गद्यांश पढ़ा होगा कि शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है, इस तरीके से पढ़ा होगा। अब नीचे यहाँ पर इससे संबंधित प्रश्न करते हैं। यहाँ पर ये पेपर डबल स्कैन हो गया है, तो ये गद्यांश था। इससे पहला प्रश्न पूछा गया था कि आधुनिक मानव विकास को सर्वागीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला पूछा गया था अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता, जब राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाए या उदात्त भावनाओं को विकसित किया जाए, ये क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए। तो अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए। करेक्ट ऑप्शन सी है इसका। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के लिए प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। राइट ऑप्शन ए इसका होगा। हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन कौन सी है? तो हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन जो कि जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास है। करेक्ट ऑप्शन सी इसका होगा। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? तो मानव जीवन को नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके भस्मासुर बनने से रोका जा सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। तो साथियों, ये था आज का हिंदी का पेपर जो कि यूपीपी पहली शिफ्ट में पूछा गया था। ये पेपर वैसे सही आया था, जिस भी अभ्यर्थी ने पढ़ा होगा। बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं था हिंदी का, तो सही था। बाकी रीजनिंग का आगे और मैथ का और जीके जीएस का करवाएंगे, वो थोड़ी देर में करवाएंगे। तो साथियों धन्यवाद।